ख़वातीन और हज़रात, आदाब। आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। 5 अगस्त की तारीख जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको इसलिए भी याद रखेगी कि इसी दिन आर्टिकल 370 हटा और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक 370 ही वो वाहिद ऐसा आर्टिकल था जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर की तरक्की नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बाकी जमातें और खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त को इसलिए याद रखेगी कि इनका मानना ये है कि 5 अगस्त के बाद हमारी शनाख्त चली गई, हमारा सब कुछ चला गया। अभिनव शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, मुजफ्फर इकबाल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, दोनों बहुत ही मोतबर और मोहतरम शख्सियात, दोनों कानून की के बड़े नाम इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ कानून की और कुछ सियासत की बातें करेंगे। अभिनव सर, पहले आपकी तरफ आ रहा हूं। ठीक है जी। 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है कि आप 5 अगस्त को सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आप जाते हैं आप बताते हैं कि देखिए हमने जम्मू कश्मीर के साथ ये किया कि 370 हटा दिया। सर, डॉक्टर साहब, ऐसा है, आपने कहा 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम को हमेशा ही यही कहा जाता था कि इंटेग्रेशन जम्मू कश्मीर की विलय मर्जर, क्योंकि मुझे पता है मेरे फाजिल दोस्त मर्जर पे आएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पे आएंगे। विलय, इंटेग्रेशन और मर्जर ये पूरा नहीं है। हमें कहा जाता था कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। कौन ये सुनना चाहता था कि हम हिंदुस्तानी नहीं? ना आप सुनना चाहते थे, ना मेरे भाई मुजफ्फर जी सुनना चाहते थे। हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन बार बार हमें यह जितलाया जाता था कि 370 के कारण हम पूरी तरह से हिंदुस्तानी नहीं बने। हमारा विलय, हमारी इंटेग्रेशन, हमारा मर्जर जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये हमें बार बार जितलाया जाता था। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से उठ के आए, उनको पहले ही पता था कि ये जो 370 है ये जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से दूर रखेगा और जम्मू कश्मीर की अवाम भारत के साथ जो भारत तरक्की कर रहा है वो नहीं कर पाएगी। इसलिए उनका जो एक सपना था, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में 2 संविधान नहीं होते। और एक गैर कानूनी संविधान जो बना था उसका खात्मा करना जरूरी था। वो खात्मा 5 अगस्त 2019 को हुआ। और आज हर एक शख्स जो जम्मू कश्मीर से है वो अपने आप पे एक गर्व महसूस करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। और जो ये कहते थे कि हम हिंदुस्तानी पूरे नहीं हैं, उनको एक करारा जवाब दिया गया 5 अगस्त 2019 को जी। इसलिए 5 अगस्त 2019 जो है और आज 5 अगस्त 2022 जो है, ये हम सब के लिए एक बड़ा दिन है, मुबारक दिन है, खुशी का दिन है। मुजफ्फर साहब, 5 अगस्त बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, मुबारक दिन है। मुजफ्फर साहब क्या कहेंगे? क्या वाकई 5 अगस्त मैं 370 से पहले हमें हिंदुस्तानी नहीं माना जाता था? सर, मैं इत्फाक नहीं करता हूं। बहरहाल मेरे दोस्त हैं अभिनव साहब, उनको ये हक है, वो अपना नजरिया रख सकते हैं, अपनी दलील भी रख सकते हैं उस नजरिए की सपोर्ट में। लेकिन मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले हम हिंदुस्तानी नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है। रहा सवाल एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान, ये एक स्लोगन था एक फर्द का। मुझे बता दें, अगर आइन के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मैंने पढ़ा होगा, मेरे से ज्यादा मेरे फाजिल दोस्त ने भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल मुझे ये बता दें जो इस पर कहता हो कि भाई हिंदुस्तान में एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान होगा।
क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है? एक आदमी का स्लोगन है, उसका ख्याल है, मेरा ख्याल हो सकता है नहीं, मुल्क की जितनी रियासत है उनके लिए अलग आइन हो। अमेरिका में ये अभिनव साहब ने कहा कि भाई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अमेरिका में स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। स्टेट अपनी, अमेरिका की जो अपनी स्टेट है दैट इज आल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे भी यहाँ यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, वहां भी यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो खुद मुख्तार है अपने अदारे के अंदर। और उसी तर्ज पर हमारा जो आइन है हिंदुस्तान का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सोच समझ के फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। फेडरल स्ट्रक्चर में जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल इंटरप्रिटेशन का जो प्रिंसिपल है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो चीज वट एवर इज नॉट नेशनल, वट एवर इज लोकल, दैट हैज टू रिमेन विद द स्टेट। और वो एक इंटीग्रेशन की एक जरिया बनता है। दैट इज नेवर अ सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दैट इज नेवर ever has been in any part of the world an inspiration for disintegration at all, balki that was a source of integrating the country. जब अमेरिका शुरू में, अमेरिका की 13 रियासतें थी, 13 रियासत, 14 रियासतें, 14 रियासतों में से स्टेट, जो 14 स्टेट्स थी उनमें जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो थी स्लेवरी पे। 13 जो थी वो कहते थे कि नहीं भाई स्लेवरी जो है इट हैज टू बी प्रोहिबिटेड। एक स्टेट कहती थी नहीं बस स्लेवरी ना, 13 कहती थी स्लेवरी होनी चाहिए। एक स्टेट में फ्री थे, स्लेव जो ब्लैक्स थे वो फ्री थे। लेकिन जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 का शिक्स थी, 7 आर्टिकल्स। 7 आर्टिकल्स में रिकॉग्नाइज किया गया कि इट इज फ्री फॉर द स्टेट्स, स्टेट में रिकॉग्नाइज इट। इसीलिए जब हमारा आइन बना, हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने हमारा दिया after full-fledged deliberation, it is not that overnight Article 370 was incorporated. There was a complete deliberation by the Constituent Assembly. Debate हुई इस पर। और अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क देखेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आइन के जो बनाने वाले थे उन्होंने, जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने हमको ये आइन दिया, उन्होंने ये इख्तियार रियासतों को दिया था। अपनी जो लोकल है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज नेशनल नहीं है, वट एवर इज लोकल, their structure, their governing structure, their governing requirements, their culture, it has to be protected. और इसमें कोई गलत नहीं है कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूशन क्यों थे। अभी भी नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग मांग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो एंटी नेशनल है। वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि रियासत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसकी मिसाल अमेरिका है। अमेरिका में हर रियासत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और हर रियासत अपने दायरे के अंदर इंडिपेंडेंट है। और इसी तर्ज पर हमारा आइन भी जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी दैट विल लुक आफ्टर ओनली द इश्यूज विच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल नेचर। यहाँ कौन सा नेशनल इंटरेस्ट आपको, और ये कहना ये सरासर गलत है कि हम 5 अगस्त को हिंदुस्तानी हुए, उससे पहले हम हिंदुस्तानी नहीं थे या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे। हम लोग 26 नवंबर 1947 को अटूट हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे। और मैं हैसियत एक हिंदुस्तान का शहरी, मैं आज भी फख्र करता हूं, मैं इससे पहले भी हिंदुस्तान का उतना ही इंटाइटल्ड शहरी था, उतना ही हक रखने वाला शहरी था जितना शहरी पंजाब का था, जितना शहरी दिल्ली का था, जितना बिहार का था, यूपी का था या नॉर्थ ईस्ट का था। हाँ, एक चीज मैं मुख्तसरन एक चीज बयान करूंगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, उनको पता था कि जो कश्मीर के सेब उगाने वाले खेतों के लिए जो लॉ की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, या सब्जार जो हैं आपके रजौरी पुंछ के पीर पंचाल के एरिया में, या आप कहेंगे कि भाई पीर की गली की जो रिक्वायरमेंट है, और वो जो वाटर बॉडीज हैं उनके लिए जो कानून की रिक्वायरमेंट है, वही कानून की रिक्वायरमेंट, वही जो है वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट यकसा होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। पंजाब में गंदम और चावल उगाने वाले जमींदारों को भी वही कानून लगेगा, और क्या नाम है, आसाम की चाय उगाने वाले खेतों पर भी वही कानून लगेगा।
वो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े मुल्क में। इसीलिए आइन फ्रेमर्स ने ये चीज स्टेट को रखी थी कि आप अपने दायरे में फ्री रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट देखे। ठीक है। अभिनव सर, एक चीज जो आपने फरमाया कि हम लोगों को हिंदुस्तानी नहीं समझा जाता था, मुजफ्फर साहब इस बात को नहीं मान रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि हमें 5 अगस्त से पहले हिंदुस्तानी नहीं समझा जाता था, अब हमें समझा जाने लगा है। चलिए जी, एक फायदा आपने हमें ये दे दिया, इसके अलावा कोई फायदे बताइएगा सर कि जो एब्रोगेशन 370 में, उसके अलावा जम्मू कश्मीर को आपने क्या दिया सर? डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैंने अपने भाई साहब की बातों से कुछ बातें नोट की है। जी सर, जी सर। एक, इन्होंने कहा हम एंटी नेशनल नहीं हैं। एंटी नेशनल कभी किसी ने नहीं, आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा। आप कल ये प्रोग्राम, आप ये कल प्रोग्राम रिपीट करके देख लेना, आपके मुंह से निकला कि हम कभी एंटी नेशनल नहीं थे। आपको कभी किसी ने एंटी नेशनल नहीं। सर, आप कल प्रोग्राम देख लेना, अगर ये रिकॉर्डेड है या लाइव है, आप देख लेना, आपके मुंह से एंटी नेशनल निकला। ठीक सर। आपको कभी किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। मैंने कहा सुनिए बात, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं। भाई साहब, आप रिपीट करके देख लेना, कल आप प्रोग्राम देख लेना, आपके मुंह से एंटी नेशनल निकला। आपको किसी ने एंटी नेशनल नहीं, आपको किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। आप सब नेशनलिस्ट हैं। बाकी दूसरी बात आपने कही अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर, अमेरिका का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी है, लेकिन अमेरिका की किसी भी स्टेट का अपना झंडा नहीं है जो हमारी जम्मू कश्मीर का था। एक निशान था अमेरिका का, एक निशान था अमेरिका का। बाकी जो आपने कहा कि हिंदुस्तानी हम 5 अगस्त 2019 को बने, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ही के पार्टी के लीडर्स कहते थे कि हमारा पूरी तरह से इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुआ है। क्या मतलब था इसका? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि हम पूरी तरह, सुनिए ना बात, इसका मतलब यही था कि कहते थे, हमने नहीं कहा ये कभी भी सर। नेवर। आपके पार्टी के प्रधान कहते थे कि हमारा विलय नहीं हुआ, हमारी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, नहीं हुआ, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। सुनिए बात, बाकी ये बातें कहना कि फेडरल स्ट्रक्चर था, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा। किसी और रियासत ने भारत में कोई अपना झंडा नहीं रखा था और जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होता था। 2 प्रधान कभी किसी देश में नहीं हुए। इसलिए यह कहना कि 5 अगस्त 2019 कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यह बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आप ही के लीडर बार बार यही कहते थे कि हमारी पूरी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना निशान है, हमारा अपना प्रधान है। और जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम को क्या मिला। पहले तो मैं ये कहूंगा, मेरे दोस्त हैं मुजफ्फर भाई और छोटे भाई हैं बेसिकली, ये किसी भी पार्टी में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, कल या हमारे साथ आ जाएं, ये कल, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई थे, मेरे भाई रहेंगे। लेकिन एक बात ये कहूं, इन्होंने संविधान पढ़ा है और भली भांति पढ़ा है। संविधान में आर्टिकल 370 जो था एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, ट्रांजिशनल। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड की लॉ डिक्शनरी भी पढ़ी है, इन्होंने लॉ लेक्सिकन भी पढ़ा है, इन्होंने हर एक डिक्शनरी पढ़ी है। और डिक्शनरी में ट्रांजिशनल का मतलब होता है टेम्परेरी, अडाक, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। आप ये बताइए, आर्टिकल 370 जो ट्रांजिशनल प्रोविजन था, उसको कांग्रेस ने कितने साल रखा? 1947 में देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने अडॉप्ट किया, आइन अडॉप्ट किया, और 5 अगस्त 19 तक ये ट्रांजिशनल टेम्परेरी प्रोविजन संविधान, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में रहा। क्या आप
47 से लेके 2053 साल, 19 ऐड कर लीजिए 72 साल। 72 साल ट्रांजिशनल प्रोविजन होता है। इंडियन आर्मी के जितने भी जवान हैं, जब वो छुट्टी पे जाते हैं, अपनी किसी रियासत से अपने घर जाते हैं जहां उनकी पोस्टिंग हो, तो उनको एक ट्रांजिट कैंप में रखा जाता है 1 दिन या 2 दिन के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांजिट कैंप। लेकिन संविधान ने ट्रांजिट कैंप को 72 साल रखा। और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो हमारे संविधान के, जैसे इन्होंने कहा फोर फादर्स, मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। फोर फादर नहीं, फाउंडिंग फादर्स, जिन्होंने संविधान, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको फोर फादर्स नहीं बोलते। मेरे भाई मुजफ्फर भाई के पॉलिटिकल फोर फादर्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं, उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके वालिद साहब हो सकते हैं, और इनके भाई जो हैं वो उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन बनाया, वो फाउंडिंग फादर्स थे। फाउंडिंग फादर्स ने कहा यह ट्रांजिशनल प्रोविजन है। लेकिन इनके पॉलिटिकल फोर फादर्स ने पंडित नेहरू के साथ मिलके, इंदिरा गांधी के साथ मिलके, फाउंडिंग फादर्स का जो सपना था, जो एक ख्वाब था, उसको दरकिनार किया। और हमने फाउंडिंग फादर्स की रिस्पेक्ट की, जिन्होंने कहा था ये ट्रांजिशनल प्रोविजन था, ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल रह सकता था। इन्होंने 72 साल रखा। जिस संविधान से गवर्न करते हैं मुजफ्फर भाई, जिस संविधान से गवर्न करते हैं उमर अब्दुल्ला, जिस संविधान से, आइन से गवर्न करते हैं फारूक अब्दुल्ला, जिस संविधान से, आइन से गवर्न करते थे शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और मैडम मुफ्ती, उस संविधान के जो रचनाकार थे, जो फाउंडिंग फादर थे, उनका सपना था कि 370 ट्रांजिशनल है। इन्होंने उनके सपने को भी दरकिनार किया। तो इनको संविधान की कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी थी, ये वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फाउंडिंग फादर्स के सपने को अचीव किया, उनके ऑब्जेक्ट, उनकी इंटेंट, उनका जो पर्पस था, उसको अचीव किया। इसलिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो चेंज आई, देखिए मैं आपको एक इंस्टांस, एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नॉन गेजेटेड पोस्टों के लिए सिलेक्शन J&K सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड करता था, आज भी करता है। गेजेटेड पोस्टों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन करती, आज भी करती है और करती रहेगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि उस सेक्रेटरीट में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जैसे प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन में स्कैम निकला, फौरन इस पे CBI की इंक्वायरी हुई, सिलेक्शन स्क्रैप हुई, आज CBI की रेड्स हुई, 250 मुलाजिम CBI के आए हैं। आप खूबियां बता रहे हैं या कमियां बता रहे हैं सर अपनी? मैं खूबियां बता रहा हूं। ये स्कैम पहले भी होते थे, ये स्कैम पहले भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। लेकिन कभी किसी ने इंक्वायरी नहीं की, कभी किसी ने CBI इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, कभी सिलेक्शन कैंसिल नहीं हुई। मैं ये बता दूं आपको, यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग चीफ सेक्रेटरी बने जो रेप केस के एक्यूज थे। कभी आपने सुना? इस स्टेट में उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया जो रेप केस के एक्यूज थे। ये वो सरकार थी, ये वो संविधान अपना चलाते थे। इसलिए, लेकिन आप याद रखें, एक्विटल के बाद भी किसी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करना, आप समझते हैं कितने सेंसिटिव पोस्टिंग होती है ये। कभी आपने सुना कि कभी जम्मू कश्मीर में कोई सिलेक्शन कैंसिल हुई? मुझे पता है यहाँ पे कैसे मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन चलती थी, कैसे सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन होती थी, कैसे बोपी में डॉक्टर्स की सिलेक्शन होती थी। लोग चिल्लाते थे कि हमारा मेरिट जो है वो इग्नोर किया गया है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुनी। आज सुनने वाले आए हैं क्योंकि 370 एब्रोगेट हुआ है। जी सर,
ये जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बस इतना कहूं कि वकील जब बात करते हैं तो कमाल ये होता है कि समझ में नहीं आता, जिसको आज तक हम ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए ये क्या हुआ, मतलब यूटी में ऑनरेबल एलजी के होते हुए अभिनव शर्मा जी ने हमें ये बताया कि ये इसलिए ये सब कुछ हो पाया स्कैम के बाद, सीबीआई ने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि इस वक्त ना नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना पीडीपी है। मुजफ्फर साहब एक चीज समझाइएगा, जो टेम्परेरी फेस होता है किसी भी चीज का, जैसे सर ने फरमाया कि एक टेम्परेरी चीज को आप 72 साल लेके चले और उसके बाद अब ये चाहते हैं 72 साल और लेके चलें। ये एक ऐसा उलझी हुई गुत्थी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार कहा है कि ये अब परमानेंट हो गया है, और बुनियादी तौर पर जब ये आर्टिकल 370, पहले ये शायद 302 था आर्टिकल, अगर मुझे करेक्ट करेंगे अभिनव साहब, शायद 302 या 306 था पहले, ये बाद में 1950। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जस्टिस रोहिंटन नारीमान की जजमेंट में ये बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो चुका है कि आर्टिकल 370 ट्रांजिशनल था, टेम्पररी था। लेकिन आप बार बार यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कहा ये परमानेंट हो चुका है। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। आप वो जजमेंट, वो सारी जजमेंट जो हैं वो जस्टिस नारीमान की जजमेंट में कवर्ड हैं। नहीं, लेट मी सब्जेक्ट टू योर करेक्शन। नारीमान साहब वाली जो जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि इट इज परमानेंट बट देयर इज नो sovereignty which the Maharaja has retained, because there cannot be two sovereignties. आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए। परमानेंट के लिए कहा है, मैंने उसको पढ़ा है। परमानेंट उन्होंने रिलाई किया है 2 जजमेंट पुरानी पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। उस जजमेंट की बुनियाद पर रोहिंटन नारीमान साहब ने कहा कि सॉवरेनिटी वो डिसएग्री किए हैं कि भाई, मतलब आपका कहने का है कि जो आर्टिकल 370 संविधान में है उसमें ऊपर लिखा है ट्रांजिशनल प्रोविजन, मतलब जस्टिस नारीमान ने संविधान को जो है साइडलाइन कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं उसको लेट अस, उसका पहला वर्ड है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। लेट अस नॉट इंटर ट्रांजिशनल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 खत्म होने के बाद आप अचीवमेंट बताएं। ये तो आपने जितनी भी जो डिस्कशन हुई है, मेरे जो दोस्त ने की है, ये डिस्कशन तो ये है कि भाई हम पहले चोरी होती है उस वक्त हमें पता नहीं होता, हम चोर बैठाते हैं, लेकिन जब पेशेंट मर जाता है फिर हम कहते हैं भाई ये कत्ल किसने किया है। अरे भाई आपको एक मिनट रोकना चाहता हूं। मेरी बात ये बताइए, जो लोग सरकार में जो मुलाजिम बैठे हैं, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, क्या वो बीजेपी के हैं, या क्या वो पीडीपी के हैं? ये सिलेक्शन एजेंसीज में जो सरकारी असला बैठा है ये किसी पार्टी का नहीं है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी तो जम्मू कश्मीर करप्शन में हिंदुस्तान में नंबर 2 पे आया था। तो ये करप्शन में जो है सरकारी मुलाजिम मुलव्वस है। इस वक्त नंबर 1 पे होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुलाजिम वही है। मुलाजिम 90% रिक्रूटमेंट आपके दौरान की गई है, ये वही मुलाजिम है। मैं कहता वही मुलाजिम है जो करप्शन में मुलव्वस है। ये मुलाजिम जो है करप्शन कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे आ गए तो ये तरक्की हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि ये सीबीआई सबको अंदर करेगी, जो आपके लगाए हुए मुलाजिम हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व है, सबको अंदर करेगी। वो सब आपके हुकूमत के चले चटे, कोई भी नहीं अंदर होने वाला। ये देखना सब आपके लगाए हुए हैं, सब बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं। मुजफ्फर साहब एक चीज समझाइएगा, 370 गया, अभिनव सर से मैंने ये पूछा कि 370 के बाद आपने हमें क्या दिया, बात क्या मिला? दीजिएगा 370। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। मैं बताता हूँ जो चीजें मिली है मैं पहले वो बता देता हूँ जो मैंने देखी। 370 के बाद, 370 टूटने के बाद कश्मीर का युवा ये कह रहा है कि 370 बिल्कुल ठीक टूटा है। 370 टूटने के बाद लाल चौक पे तिरंगा लहराया है। कश्मीर का यूथ सड़कों पे निकला है, कश्मीर का यूथ सड़कों पे निकला है, तिरंगा उठा के निकला है। और आप इस 15 अगस्त 2022 को देखेंगे, कश्मीर के हर घर में तिरंगा लहराएगा,
जो कभी पहले नहीं लहराता था, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को और कांग्रेस को यह सूट करता था कि जम्मू कश्मीर में अनसर्टेनिटी रहे और तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट हो। अब 370 टूटने के बाद तिरंगे की रिस्पेक्ट रेस्टोर हुई है, ये फर्क है 370 टूटने के बाद। मुजफ्फर साहब बताएं, कम से कम देखें, तिरंगे की रिस्पेक्ट, क्या ये कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि कश्मीर के हर घर में तिरंगा नहीं होगा? क्या ये कह सकते हैं? मेरी बात सुने आप, तिरंगे की रिस्पेक्ट पहले भी आप चाहते हैं कि कश्मीर में हर घर में तिरंगा होना चाहिए? आप चाहते हैं कि कश्मीर में हर घर में तिरंगा होना चाहिए? पहले भी लहराते थे, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सिर्फ आप बीजेपी वाले हुआ बना रहे हो। अब तिरंगा देखना कैसे लहराएगा? इस बार देखना कैसे लहराएगा? इस बार डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला के घर भी लहराएगा। मुजफ्फर साहब ये बता मैं बोल सकता हूँ, ने हमें क्या दिया? मुझे इजाजत है बोलने की। अभिनव साहब ये बताइएगा कि 370 ने हमें क्या दिया? मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। फारूक साहब की जहां बात करते हैं ना, फारूक साहब के घर पर तिरंगा आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आज भी लगा हुआ है। जी। और जितना एहतराम फारूक साहब तिरंगे का करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके बीजेपी का कोई भी आदमी करता होगा। दूसरी बात, तिरंगा कोई पहली बार लाल चौक में नहीं लहराया जा रहा है, तिरंगा हर साल कश्मीर में लहराया जाता था। हर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 दिन हर घर में तिरंगा पहले ही होता था। अब यह है कि इसको आपने एक बड़ी न्यूज बनाई पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह के जम्मू कश्मीर में पहली बार हमने तिरंगा देखा है या पहली बार लहराया है, ऐसा नहीं है। तिरंगे का एहतराम है, हमें अपने झंडे का भी एहतराम है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, वो भी हमारे जज्बात उसके साथ जुड़े हैं। जो हमारा स्टेट का झंडा, स्टेट का झंडा हमारे लिए वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, दोबारा कभी नहीं आएगा, वो दोबारा कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वो आपका सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। हम सपने देखते हैं, सपने देखना ही तो इंसान के बस में सपने देखना है, वो सपना है। रहा सवाल 370 के बाद, हाँ स्कैम्स मिले, तरक्की कोई नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट मिली, मैं वही कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट मिली हमको, बेरोजगारी मिली, कारोबार खत्म हो गया, गुर्बत मिली, आपके यहाँ तशद्दुद मिला। हर रोज जो है, मैं बताऊं आपको, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे आफ्टर 90s, 2004 से लेकर 2010 तक जब स्टोन पेल्टिंग शुरू की, सबसे पीसफुल टाइम था वो, सबसे पीसफुल टाइम। आज आपको हर रोज कश्मीर के हर कोने में कहीं ना कहीं तशद्दुद मिल रहा है, मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकी, लोगों के दिल जीतने थे, लोग उल्टा नाराज हुए। ये तो कहते हैं कि कश्मीर में जो लोग खुश हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू में भी लोग नाराज हैं, ये भी जानते हैं कि जम्मू की एम्प्लॉयमेंट आपने छीनी, और वो जो जमीन पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था, जो महाराजा ने हमें दिया था, वो छीना, उसका लोगों को गुस्सा है। और ये कहना कि उसके बाद कोई तरक्की हुई, मुझे तो कोई मिली नहीं भाई। उसके बाद कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दो, जम्मू में ही बता दो, कश्मीर को छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी वालों ने जम्मू का ठेका लिया ना, हम लोगों का, जम्मू प्रोविंस का। हमारे जम्मू में कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जो पिछले 3.5 साल में इन्होंने शुरू किया हो, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हो। बेरोजगारी की अगर आप इंडाइसेस देखेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत स्पीड से बढ़ी है इस दौरान। और फिर लोगों को ये कहना, मुझे सुबह एक डिबेट में किसी ने लिया तो एंकर साहब मुझे पूछते हैं, यहाँ आरटीआई नहीं था। मैंने कहा भैया, यहाँ जो आरटीआई था वो फार फार स्ट्रिंजेंट एंड बेटर देन सेंट्रल गवर्नमेंट था। आपको किसने ये कहा कि यहाँ आरटीआई पहली बार लागू हुआ? कहा जी यहाँ राइट टू एजुकेशन नहीं था। मैंने कहा भैया, यहाँ राइट टू एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी जो था वो फ्री था, जो अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री में अभी भी नहीं है। ठीक सर। राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ फंडामेंटल राइट था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आर्टिकल 300 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, यहाँ फंडामेंटल राइट था हमारा। ठीक सर। तो हमारे कुछ प्रोविजन बेटर थे, तो मगर आज भी हम लोगों को यही कह रहे हैं, आज तक 3.5 साल के बाद भी हम लोगों को यही गुमराह कर रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ कुछ कानून लागू नहीं हुआ। अरे भाई, 96 शेड्यूल में से 94 शेड्यूल तो ऑलरेडी यहाँ अप्लाई थे। 2 ही चीजें बचती थी आर्टिकल 370 में, एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लिए बचती थी और एक जमीन
जो थी वो यहाँ का बाशिंदा खरीद सकता था। उससे मुझे ये बताओ कि नेशनल इंटीग्रेशन में कौन सा फर्क पड़ता है। शिमला में भी आप नहीं खरीद सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं खरीद सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में तो परमिट सिस्टम है जो हमारे बहुत पहले होता था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिस परमिट के खिलाफ, वो परमिट आज भी नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में आप एक डिस्ट्रिक्ट से भी अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपको परमिट लेना पड़ेगा वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से। और स्टेट का जो वहां की नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कानून, जब तक के वहां की लोकल जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी, वो उसको रेटिफाई नहीं करती, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनका कानून लागू नहीं होता है। तो वो उसमें कौन सा, मुझे बताओ कि आप ये कहोगे कि नहीं भाई ये इंटीग्रेशन नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पहले भी था और रहेगा भी। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर आज से पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी है और रहेगा भी। हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम जब तक के बीजेपी वाले नहीं होंगे तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, या सिर्फ वही लोग जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ हैं, या वो लोग जो एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान पर बिलीव करते हैं, सिर्फ वो हिंदुस्तानी है और बाकी हिंदुस्तानी नहीं है। वो एक फर्द का एक नारा था, उसका एक अपना ज़हनी ख्याल था। उस ख्याल को ना तो आइन मानता है और ना ही कोई और सोसाइटी या कोई मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो है। दूसरा जमहूरियत है, जमहूरियत में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि लोग कैसे खुश हैं। अगर लोग खुश नहीं हैं, वो कानून कितना भी अच्छा हो, अगर वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं जो वहां के लोकल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दायरा फिक्स किया हुआ है हमारे आइन ने कि जो नेशनल चीजें हैं वो रहेंगी यूनियन गवर्नमेंट के पास, जो लोकल है वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसीलिए आज भी कुछ रियासतें जो हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते हैं कि भाई हमारी रिजर्वेशन हो जॉब्स में सिर्फ महाराष्ट्रियन के लिए? जब महाराष्ट्र का आदमी ये कह सकता है तो जम्मू का आदमी क्यों नहीं कह सकता, श्रीनगर का आदमी क्यों नहीं कह सकता, पुंछ का क्यों नहीं कह सकता, लद्दाख का आदमी क्यों नहीं कह सकता कि यहाँ की नौकरी सिर्फ मेरे लिए है? जब वो कहे तो वो एंटी नेशनल है, जब वो कहे तो वो संविधान के खिलाफ है। लेकिन जब यूपी वाला कहे कि नहीं भाई यूपी की जो नौकरी है वो यूपी वाले के लिए है, तो वो आइन के अंदर है। ऐसे दोहरा मेयार क्यों? और इससे मुझे ये बताए कोई कि इससे क्या आइन के किसी शिक को, आइन के किसी आर्टिकल को दचका पहुंचता है? बल्कि आपने आर्टिकल 356 को और आर्टिकल 357 को मिसयूज किया है। मिसयूज करके इलीगल तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 370 की क्लास 3 की वायलेशन करके उसको वायलेट किया है, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। आपने तो आइन को ट्रैम्पल किया है। जो आइन परमिट नहीं करता था, आपने वो किया है कि हम आइन की परवाह नहीं करते। हमारे लिए आइन आज भी मोहतरम है, हमारे लिए तिरंगा आज भी मोहतरम है। हम उसको मोहतरम मानते हैं, हम फख्र करते हैं वो हमारा झंडा है। लेकिन हम ये भी फख्र करते हैं कि हमारी रियासत का झंडा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, जो इलेक्टेड बॉडी थी। हमारा आइन जो था जम्मू कश्मीर का, हम हिंदुस्तान के आइन का भी एहतराम करते हैं। हमारे लिए वो एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, उतना ही सेक्रेट हमारा आइन भी था जिसको आपने एब्रोगेट किया। ठीक सर। अभिनव सर, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि आपने 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद क्या दिया? बार एसोसिएशन जम्मू इज ऑन रोड, डेली विजर सड़कों पर, FAA सड़कों पर, J&K इज ऑन सेकंड टॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट, NRHM सड़कों पर, BSF CISF सड़कों पर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपने CBI बिठवा दी। ये सारी चीजें हैं जो आपने दी हैं। अभिनव सर। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है ना? आपकी आवाज अगर नेटवर्क ना भी हो सर, इतनी बुलंद है कि वो आ ही जाती है। ऐसा है, इन्होंने कहा 3.5 साल में या 3 साल में कौन सा प्रोजेक्ट आया? इन्होंने 72 साल में कौन से प्रोजेक्ट दिए? अब मैं बताता हूं 3 साल में कौन से प्रोजेक्ट्स आए। जी सर। 3 साल में 2 एम्स आए जम्मू कश्मीर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने नहीं दिए सर। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए मुजफ्फर जी, फैक्ट्स पे गलत मत बोलिए। नहीं सर, ये 3 फरवरी पहली सरकार ने, ये आपकी सरकार से नहीं आया। सुनिए बात, आप
सुनने का जिगरा रखिए। 2 एम्स जम्मू कश्मीर में आए, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 6 मेडिकल कॉलेजेस। एक मिनट सुनिए 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 जमाने की है सर, सुनिए बात बहुत पुरानी। आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर सड़कों पे हैं, अडाक लोग सड़कों पे हैं। मुझे ये बताइए, ये जम्मू कश्मीर एक खास रियासत थी जिसमें SRO 64 ऑफ 1994 निकला, जिसमें यह कहा गया आज तक जो डेली वेजेस लगे हैं हम उनको 7 साल में पक्का करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई नहीं लगाया जाएगा। जो ऑफिसर लगाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगी। लेकिन 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इन्होंने धड़ल्ले से डेली वेजेस लगाए, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुई। फिर 2000 में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1285 GAD का निकला। उन्होंने कहा अब जो जिन अफसरों ने गलती की हम उनको माफ करते हैं, अब इसके बाद कोई नहीं लगाएगा। फिर भी लगे, कोई एक्शन नहीं ली इन्होंने अफसरों पे। फिर एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 में निकला, तब किसकी सरकार थी? पूछें जरा इनसे, 2010 में किसकी सरकार थी? हमारी सरकार। फिर इन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया। एक मिनट सुनिए। आपने डेली वेजेस लगाए, कैजुअल लगाए, नीड बेस लगाए, कितने पे? 1500 पे, 2000 पे, लेकिन उनके साथ आपने धोखा किया। आज वो 25 साल से सड़कों पे हैं। अगर नौकरियां थी, वैकेंसीज थी, तो आपने उनको पक्का लगाना था। आज वो चिल्ला रहे हैं, आज वो हमसे रेगुलेशन मांग रहे हैं, लेकिन पाप आपने किया उनके साथ। आपने उनको डेली वेजर, कैजुअल, नीड बेस्ड ये लगाया, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान था उसके साथ नाइंसाफी की, उनके लिए आपने पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की। अब आप कहते हैं सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शन ख्वाहिश हो रही है। अगर कोई पैसे दे के एग्जाम देता है तो क्या मेरिटोरियस बच्चा लगना चाहिए या पैसे देने वाले की नौकरी लगनी चाहिए? मेरिटोरियस लगना। आप ये कह रहे हैं कि आया क्या 370 के बाद? आपके पास था क्या? आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू का ठेका लेके रखा है। आप भी तो जम्मू के हैं, आप भी तो जम्मू के हैं, आपको कोई अपनाता है? हमने आपका भी ठेका लेके रखा है, हम आपको भी ठेकेदारी देंगे, हम आपको पहाड़ी स्टेटस देंगे जो आपसे 72 साल तक छीना गया है, बिल्कुल देंगे। जो कभी एनसी कभी आपको एनसी वाले रजौरी पुंछ को कभी पसंद नहीं करते थे, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। मैंने कहा वो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। आपको पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया गया। आप कहते हैं जम्मू के बीजेपी ने जम्मू का ठेका लेके रखा है। बीजेपी ने रजौरी पुंछ का ठेका लेके रखा है। रजौरी पुंछ को वो सर का ताज बनाएगी। हो सकता है रजौरी पुंछ से अगला मुख्यमंत्री हो, अगला चीफ मिनिस्टर हो। आप कभी ख्वाब में भी आपने सोचा होगा कि रजौरी पुंछ का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? जैसे गांधी फैमिली वैसे फारूक फैमिली। आप 370 से पहले जेके फारूक अब्दुल्ला, एहसान मिर्जा जो ट्रेजर था JKCA का, उसने कहा है कि मेरे सिग्नेचर लिए गए और 235 करोड़ जो है जो BCCI से आया था वो गलत इस्तेमाल हुआ। किसने किया? अगर 370 नहीं टूटा होता वो 250 करोड़ कभी रिकवर नहीं होता, कभी CBI की जांच नहीं होती उस पर। यह था 370 रखने का नतीजा। आप जो करते थे आपको पूछने वाला कोई नहीं था। CBI अगर कोई FIR लगाना चाहती थी, स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन की जरूरत थी, अब कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यह फर्क है 370 का टूटने का। अगर 370 नहीं टूटा होता, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन पे FIR नहीं लगी होती। आज पूरे जम्मू कश्मीर में रेड्स हुई हैं। आप मेरिटोरियस बच्चों को पीछे रखते थे, लेस मेरिटोरियस को प्रमोट करते थे, आप बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करते थे। आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन में 70% सिलेक्शन जो है वो सिफारिश पे होती थी। गांव के बच्चे, रजौरी पुंछ के बच्चे पहले कभी मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आने नहीं दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। सभी कश्मीर के लोग चीफ सेक्रेटरी बनते थे। बताइए रजौरी पुंछ का कौन चीफ सेक्रेटरी बना? रजौरी पुंछ का DGP बना। क्यों नहीं बनने दिए? क्यों नहीं कश्मीर से बनते थे? मुजफ्फर साहब, आप लोग हमेशा अब्दुल्ला फैमिलीज के पीछे रहे हैं, पीछे रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी रजौरी पुंछ के लोगों को आगे चलाना चाहती है। अब्दुल्ला को अपने पीछे लगाइए, देखिए क्या क्या फर्क पड़ता है, देखिए क्या क्या फर्क लगता है आपको। मुजफ्फर साहब, जब भी मुजफ्फर खान आगे चलेगा, फारूक अब्दुल्ला पीछे चलेगा। मुजफ्फर साहब, जब भी इलेक्शन होंगे, अभिनव शर्मा जी ने जो पॉइंट्स खास तौर से पीर पंजाल के हवाले से कहे हैं, ये आपको डेंट जरूर करेंगे सर, कि पीर पंजाल को सर का ताज भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना चाहती है। और अभिनव सर ने यह भी कहा कि मुजफ्फर साहब अगला इंटरव्यू मेरे घर में बैठ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुजफ्फर इकबाल साहब अगली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हम चाहते हैं मुजफ्फर इकबाल अगला मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। उसके लिए बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी ना सर? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इनको सोचना है। ये इनको सोचना है कि रजौरी पुंछ के हित में क्या है, इनके हित में क्या है, हिंदुस्तान के हित में क्या है, ये इनको सोचना है। अभिनव जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं, और आपकी जगह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आओ, मैं आपको लीडर बनाऊंगा। हम रजौरी पुंछ क्या, हम पूरा जम्मू जो है, हम आपको लीडर बनाएंगे। मैं उस पार्टी का लीडर बनूंगा जो पार्टी तीनों खितों का ख्याल रखेगी, मुजफ्फर साहब, जो कश्मीर और जम्मू को बराबर रखेगी। आप तीनों का ख्याल रखना, मैं आपको दावत और जो ये कहेगी कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और जो ये कहेगी जम्मू का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। आप आ जाए, हम आपके पीछे हैं, हम आपको बनाएंगे। अभिनव शर्मा जी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर बनना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि अभिनव शर्मा का ताल्लुक जम्मू से है और आपकी तारीख ये रही है कि आपकी तारीख ने अपना लीडर कश्मीर से चुना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चेहरा ना तो मुजफ्फर इकबाल हो सकते हैं, ना अभिनव शर्मा हो सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा पीर पंजाल से भी हो सकता है और जम्मू से भी हो सकता है। मुजफ्फर साहब, अभिनव सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर। आप आते रहिए, ऐसे ही हमें सिखाते रहिए। हमारे सुनने वाले भी बहुत कुछ सीखते हैं आपकी गुफ्तगू से, समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त। मैं आखिर में फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि रजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर का ताज बने। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, हम शुक्रगुजार हैं आपके, मगर मैं